जय हिंद, जय जोहार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसमें आएगा अपना विसरण यानी डिफ्यूजन, है ना। क्या क्या आएगा यहाँ पर लिख देता हूँ, विसरण यानी कि डिफ्यूजन, है ना। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। रूट प्रेशर यानी मूल दाब। प्लाज्मोलिसिस यानी कि जीव द्रव्य कुंचन। और पढ़ने वाले हैं अपन एक और टॉपिक, उसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, है ना। ये सब टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। तो ये सब टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ छोटा मोटा जो डेफिनेशन रहता है वो देख लेते हैं, जिससे हम लोग को अधिक समझ में आएगा ये सब चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो जो विलयन है, क्या है, विलयन है वो किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। किससे मिलकर बना होता है, विलेय या विलायक से। यानी कि जो सॉल्यूशन यानी कि विलयन जो होता है वो बना होता है सॉल्यूट पार्टिकल या विलेयक पार्टिकल, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट से। किससे बना होता है, विलायक से यानी सॉल्वेंट। विलेय क्या होता है पहले वो देखते हैं। विलेय वो जो ठोस या द्रव के रूप में सांद्र की मात्रा में पाया जाता है। विलेय जो होता है अधिकतर कैसे होता है, ठोस। कैसा होता है, ठोस द्रव्य। चलिए इसका एक अच्छा से वो दे देते हैं डेफिनेशन। विलेय जो है कुछ भी हो सकता है ना, ठोस द्रव्य जिसको विलायक के साथ मिलाया जाता है ना। किसके साथ मिलाया जाता है, विलायक के साथ मिलाया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। उसी तरह विलायक क्या होता है, जिसमें विलेय को मिलाया जाता है। क्या होता है, जिसमें विलेय को मिलाया जाता है, विलायक वो होता है। जैसे सब लोगों ने शरबत तो पिया ही होगा, शरबत बनाए होंगे, तो विलायक क्या था उसमें, शरबत में। यहाँ पर लिख देता हूँ विलेय में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शरबत, ठीक है। शरबत क्या है, हमारा सॉल्यूशन या विलयन है ना। अब इसमें विलेय क्या है, अपना शक्कर। क्या है, शक्कर और नींबू। ये क्या है, हमारा विलेय है। और विलायक क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या है हमारे, इसमें क्या डालते हैं बताइए, पानी, है ना। तो ये तीनों आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो एक और चीज देख लेते हैं इसी में। देखिए अब विलायक के, सॉरी विलियन के, है ना, विलियन के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। विलियन के प्रकार होते हैं उसकी सांद्रता के आधार पर। विलियन, सॉरी, विलियन के प्रकार उसकी सांद्रता के आधार पर, है ना, के आधार पर। तो ये देखते हैं, ठीक। ये एक बीकर बना लिया, ये दूसरा बीकर, और ये तीसरा बीकर, है ना। इसमें क्या किया हम लोग, थोड़ा सा पानी डालें, इतना सा पानी डालें, और इसमें बहुत सारा क्या कर दिया हम लोग, चीनी या नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, चीनी या नमक। बहुत सारा, जो पानी है उससे थोड़ा ज़्यादा डाल दिए। इतना पूरा मान के चलिए जो है इसमें चीनी और नमक बहुत सारा मिला है ना। जितना पानी है उससे ज़्यादा हम लोग चीनी या नमक डाल दिए, ऐसा। अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या करते हैं हम लोग। इसमें पानी डालते हैं 100 ml, और उसमें 100 ग्राम ही चीनी डाल देते हैं। क्या करते हैं, 100 ml 100 ग्राम चीनी डाल देते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए 100 ml में 100 ग्राम चीनी, ऐसा सेम अमाउंट में। अब तीसरे वाले में क्या करते हैं कि इसमें वहाँ डालते हैं 200 ml पानी, है ना। ये क्या है, 200 ml वाटर, है ना। और ये क्या है, चीनी। इसमें क्या है, 100 ml वाटर, है ना, और
200 ml, सॉरी 200 ग्राम चीनी, है ना। और इसमें क्या करते हैं, 200 ml वाटर और 50 ग्राम ही डालते हैं इसमें। कितना? 50 ग्राम चीनी डालते हैं। ठीक है। अब पहले तो ये जानते हैं कि सांद्रता क्या होती है। सांद्रता, ठीक है, सांद्रता, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या होती है पहले ये जानते हैं। सांद्रता जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो। किसकी मात्रा ज्यादा हो? किसी सॉल्वेंट में, है ना, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो। किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे अधिक सांद्र है। कैसा है? अधिक सांद्र है ना। अगर यही सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, है ना, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक सांद्र है। उसी प्रकार अगर सॉल्यूट की मात्रा कम हो और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो तो उसके बोलते हैं कम सांद्र है। समझ रहे हैं ना? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं, ये जो जिसमें हम लोग 200 ग्राम चीनी डाले और 100 ml पानी डाले, तो इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो ये कैसा है? अधिक सांद्र है। कैसा है? अधिक सांद्र है। कैसा है? अधिक सांद्र है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अधिक सांद्र विलयन। ठीक है। उसी प्रकार जो इसमें है, जिसमें हम लोग 100 ही ml पानी और 100 ही ml चीनी मिलाए हैं, यानी कि दोनों को बराबर मात्रा में मिलाए हैं, इसको बोलते हैं समसांद्र विलयन, है ना, जिसमें समान सांद्रता में दोनों है, यानी कि इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये मैं दोनों में इसका पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों में ही समझ में आए। अगर आप एग्जाम में भी जाएं तो आपको दोनों मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आप ना, अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा वहां पर, तो आप इंग्लिश देख के भी अपना ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार इसमें हम लोग देखिए 200 ml पानी में सिर्फ 50 ग्राम चीनी मिलाए हैं, तो ये कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? बताओ, ये कैसा हो गया? निम्न सांद्र। कैसा हो गया? निम्न सांद्र, यानी कि कम सांद्रता वाला विलयन, निम्न सांद्र विलयन, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपो यानी कि कम, टोनिक यानी कि सांद्रता, और सॉल्यूशन यानी कि विलयन, है ना। वैसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वैसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है। हम लोग अब चालू करते हैं हम लोग डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन यानी कि विसरण से। कहाँ से चालू करते हैं? डिफ्यूजन को पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। हाँ, विसरण। ठीक है। डिफ्यूजन यानी कि विसरण, और ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। विसरण क्या क्या पढ़े हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये सब पूरा भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन या विसरण। डिफ्यूजन क्या होता है, साथ साथ देखते जाना। ठीक है। यहाँ पर मान के चलो ये कमरा है ना। अगरबत्ती जलाया हो कभी? अगरबत्ती, ये मान के चलो कमरा है ना, कमरा है। ये मान के चलो कमरा है। अब यहाँ पर बाबा इस मस्त अपन पूजा पाठ करी, सुबह सुबह सूत उठ के ऐसे अगरबत्ती जला के चल दिस, ऐसे ऐसे धुआं निकला था अगरबत्ती ले, ऐसे अगरबत्ती धर से और जला के चल दिस, है ना। अब ऐसे कमरा है कर, है ना, छोटे से कमरा है कर, दरवाजा है, ऐसे दरवाजा है। अब दरवाजा निकल के बाबा भगा गए। ठीक है। दरवाजा निकल के बाबा भगा गए। अब दरवाजा का है बंद करके चल दिस। अब कहा अगरबत्ती धुआं पूरा ऐसे ऐसे भर गए, है ना, पूरा धुआं पूरा रूम में भर गए। अब कहा से आइस बाबा, दरवाजा खोलिस, दरवाजा जैसे खोली सब धुआं ऐसे ऐसे पूरा बाहर निकल गए। अब पूरा मस्त खुशबू देत इतनी भगा गए। अब एक एग्जाम्पल से कहा समझ में नहीं समझ ला, तो ये एग्जाम्पल है हमारे विसरण के, यानी कि डिफ्यूजन के। कैसे? तो देखिए, जो अगरबत्ती यहाँ पर जलाए हैं, ठीक है, वो क्या है? हाई कंसंट्रेशन, यानी कि अधिक सांद्र है ना, अधिक सांद्र है।
और जो गैस के रूप में बाहर निकल रहे हैं और एनवायरनमेंट में फैलते जा रहे हैं, ये कैसा है? कम सांद्र है। क्या है? कम सांद्र है। तो जो गैस या कोई भी अणु या विलियन विलियन या फिर अणु है ना, अपने अधिक सांद्रता से, कहाँ से? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। कहाँ जाता है? अधिक सांद्रता से, देखिए अधिक सांद्रता से, ठीक है, कहाँ जाता है? कम सांद्रता की ओर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण या डिफ्यूजन। अब ये क्या है? किसी भी चीज में हो जाता है ना, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, ये तीनों में, तीनों के लिए सेम ही रहता है विचरण जो है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं परासरण। विचरण जान गए, अब परासरण देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग? क्या देखते हैं? अब विचरण समझ में आ गया ना, अब देखते हैं परासरण। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। क्या? परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। अब क्या है इसमें? हम लोग एक बीकर लेते हैं, है ना, ऐसे बीकर लिए। अब क्या किए? इसको ना बीच से ऐसे सेपरेट कर दिए, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख दिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल का ऊपरी लेयर यहाँ पर ऐसे रख दिए। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? जो जल के अणु होते हैं ना, जल के अणु, सिर्फ उसको अपने अंदर से जाने देता है। क्या करता है? जल के अणु को अपने अंदर से जाने देता है। बाकी जो सॉल्यूट होते हैं उसको रोक देता है। ये इसकी खासियत है। किसकी खासियत है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। किसकी खासियत है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये खासियत है। अब यहाँ पर क्या हुआ? एक साइड हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अधिक सांद्रता वाला सॉल्यूशन रखे। अभी मैं बताया था हाइपरटोनिक क्या होता है, अधिक सांद्र वाला। यहाँ पर क्या रखे? सॉल्यूशन या विलयन रखे, है ना। और यहाँ पर क्या किए? पानी रख दिए। क्या किए? पानी रख दिए, पानी रख दिए। तो अब बताओ पानी कहाँ पर जाता है? अब बताओ पानी कहाँ पर जाता है? पानी कहाँ पर जाता है? चलो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। तो पानी कहाँ पर जाता है? बी में पानी ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ पानी पानी है। और इसमें क्या है? इसमें कुछ बहुत सारा क्या मिला हुआ है? सॉल्यूट, है ना, विलेय मिला हुआ है। इसमें क्या मिला हुआ है? सॉल्यूट ऐसे मिला हुआ है। तो जो परासरण होता है, जो ऑस्मोसिस होता है, पानी की क्या होता है? पानी की अधिक सांद्रता से, पानी की अधिक सांद्रता ना, पानी की अधिक सांद्रता या जल, क्या बोल सकते हैं? जल या पानी की अधिक सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता, ये इसमें पानी क्या है? कम है ना। जल क्या है यहाँ पर? कम है। कम है यानी कि निम्न सांद्र है। किसका निम्न सांद्र है? किसका? जल का। किसका निम्न सांद्र है? जल का। तो जो पानी का अधिक सांद्रता से, यानी कि पानी, पानी जो है प्योर पानी है, ये पानी का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है ना, बी वाले में। तो यहाँ से ये अपने जल के निम्न सांद्रता में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा गुजरती है और अपने अधिक सांद्रता से, यानी पानी की अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। जो पानी का मूवमेंट जो है क्या होता है? पानी की अधिक सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल द्वारा, मेम्ब्रेन द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे थ्योरी। पहले इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। परासरण दाब, है ना, यहाँ चलो पहले ना डेफिनेशन के बजाय हम लोग एग्जांपल समझते हैं पहले। ठीक है, तो ये मान के चलो कोई ऐसे, है ना, यहाँ पर एक अंडा का जो ऊपर का झिल्ली होता है ना, सफेद सफेद कलर का, उसको ऐसे बांध दिया यहाँ पर, है ना। अब क्या किए? इसको अधिक पानी के ऊपर रख दिया और इसके अंदर ऐसे अधिक सांद्रता वाला विलियन भर दिया। क्या भर दिया है? अधिक सांद्रता वाला विलियन भर दिया। यहाँ पर क्या है?
जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है वो एक का जो ऊपर का लेयर होता है, एक लेयर है ना ऊपर का, वो उसमें बांध दिए है ना। सॉल्यूट विलेय की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो यानी कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, सांद्र सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, है ना। ये क्या है यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर भर दिए। अब जो पानी है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पानी में इसको पूरा डाल दिया अंदर में, है ना। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सॉरी ऑस्मोसिस होगा यहाँ। क्या होगा कि जो पानी है, पानी क्या करेगा, पानी का अधिक सांद्रता से पानी के कम सांद्रता की ओर जाएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं या परासरण बोलते हैं इसी को। जो पानी है ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर पानी की मात्रा कम है, तो ये अपने पानी की मात्रा ज़्यादा से यानी कि पानी का जल के अधिक सांद्रता से जल के निम्न सांद्रता की ओर जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब क्या होता है, जाते 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 जब तक ये दोनों समान ना हो जाए तब तक ये भरते रहता है पानी जो है ना। अब क्या होता है, जाते 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 ऐसे पानी पूरा भर जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जब हम लोग इस पर प्रेशर लगाते हैं। मान के चलिए यहाँ पर कोई पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन ऐसे छोटा सा ढक्कन टाइप का, और ना यहाँ से ऐसे प्रेशर देते हैं, ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाते हैं। तो जिस मिनिमम प्रेशर में या जिस निम्न दाब में, है ना, जिस निम्न दाब में जो ऑस्मोसिस है, जिस निम्न दाब में ऑस्मोसिस है, जो ऑस्मोसिस है यानी कि जो परासरण है, निम्न दाब में परासरण जो है, निम्न दाब में जो परासरण है, निम्न दाब में क्या है, जो परासरण है वह रुक जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परासरण दाब बोलते हैं। जिस निम्न दाब में, जिस निम्न प्रेशर में जो परासरण जो है रुक जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि ये जो जल है ना, अब यहाँ ऊपर जाना कम बंद कर देगा, दोनों का एक्सचेंज होते रहेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण दाब बोलते हैं, जिसमें ऐसा निम्न दाब लगाया जाता है जिससे कि परासरण रुक जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आपको इसको दिखाता हूँ परासरण दाब, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, है ना। परासरण को रोकने के लिए जो मिनिमम दाब लगता है या एकदम कम दाब लगता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पर यही लिखा है, ठीक है। तो हम लोग अब चालू करते हैं, अपना विसरण से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक डिफ्यूजन, जो पहले बता चुका हूँ मैं, है ना, उसी को अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। विसरण एक भौतिक प्रक्रिया है, ये हमेशा याद रखना। विसरण एक कैसा फिजिकल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। विसरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें अणु अधिक सांद्रता से, अगरबत्ती क्या है, ठोस है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो ये क्या कर रहा है, अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहा है, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जा रहा है, की ओर गति करता है, जब तक कि ये दोनों की सांद्रता समान ना हो जाए। जब तक कि ये दोनों की सांद्रता, जैसे कि गैस है ना, गैस की सांद्रता और इन्वायरमेंटल का मतलब जो हम लोग का प्राकृतिक सांद्रता है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता, तब तक कि गैस जो है एक से दूसरे जगह ट्रेवल करते रहता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। यहाँ प्रक्रिया स्वतः होती है, ये जो प्रक्रिया अपने आप होती है, क्योंकि अणु लगातार गति करते रहते हैं, क्योंकि अणु जो है लगातार गति करते रहते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होता, अणु स्वतः ही गति करते हैं, अणु अपने आप गति करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई पानी का ऐसे वो रख दें, क्या बोले जाए, बीकर रख दें, कुछ भी पानी का झिल्ली रख दें, उसमें छेद कर दें, तो क्या करेगा कि पानी के छेद से पानी बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं, पानी का जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है ना, पानी के अपने लोअर कंसेंट्रेशन में जाने की कोशिश करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिफ्यूजन बोलते हैं या फिर विसरण बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, ऐसे बाहर निकलते जाए, उसी को बोलते हैं विसरण। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ स्वतः अपने आप गति करते हैं। देखिए पानी अपने आप गति कर रहा है, यहाँ गैस, द्रव, ठोस कुछ में भी हो सकता है। यहाँ ये हमेशा याद रखना, यहाँ द्रव, गैस, ठोस कुछ में भी हो सकता है। सांद्रता समान होने तक की प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक कि ये पानी पूरा नहीं निकल जाता या फिर इतना नहीं निकल जाता कि इन्वायरमेंट और ये यहाँ से दोनों इक्वल हो जाए, तब तक यहाँ प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कमरे में इत्र का सुगंध का फैलना, अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, पेन में स्याही का फैलना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन या विसरण के एग्जाम्पल है।
है ना। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जल अधिक जल सांद्रता यानी कि जल जहां पर ज्यादा हो, है ना, अधिक जल सांद्रता वाले क्षेत्र से कम जल सांद्रता यानी कि जहां पर पानी कम हो उस वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल। तो जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली केवल जल के अणुओं को गुजरने देती है ना, अभी जो बताया उसका कैरेक्टरिस्टिक, है ना। जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो केवल केवल क्या करती है, जल के अणुओं को गुजरने देती है ना। तो इस तरह से जो एक डायरेक्शन में जाता है ना, उसको परासरण बोलते हैं। इसके जो कुछ कुछ आवश्यक शर्तें हैं उसमें क्या क्या है, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होना चाहिए, सांद्रता का अंतर होना चाहिए और केवल जल की अनुगति करते हैं। ठीक है, केवल जल की अनुगति करते हैं। जैसे कि किशमिश में पानी का फूलना, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, सूखे बीजों का पानी में फूलना, ये सब क्या है हमारा, क्या है ये ऑस्मोसिस या परासरण। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन टू हायर वाटर concentration to region to lower water concentration. A semi-permeable membrane allows only solvent molecule water pass through it. Important conditions में क्या क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसके जो कंसंट्रेशन में उसमें डिफरेंस होना चाहिए, ओनली वाटर मॉलिक्यूल मूव्स, है ना। उसमें क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, जैसे किशमिश का फूलना, जो जड़ों द्वारा पानी का एब्जॉर्ब करना, ड्राई सीड द्वारा जो है जलों का अवशोषण करना। इसमें जो सेल होता है, सेल यानी कोशिका, उसमें तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है पानी का। जैसे जो परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसमें तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है पानी का। ठीक है, जिसमें पहला है फैसिलिटेटेड कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ये क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल को ना एक पर्टिकुलर चैनल द्वारा सेल के अंदर भेजता है। वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी रिक्वायर होता है। ये सब मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा जान जाओ करके। फिर उसके बाद ये सब काम तो वैसे नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे जान लिया ऊपर ऊपर से। तो इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई कैरियर द्वारा ऐसे अंदर की ओर पानी को भेजा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगता है। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट मोलिक्यूल क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक प्रेशर के कारण अंदर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो दिख रहा है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा है, पानी जो है ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है कि जो पानी जिधर कम है उधर जा रहा है ना। पानी कम है और यहाँ पानी ज़्यादा है ना, उधर जा रहा है। ये भी जब तक कि ये जो कंसंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन है समान ना हो जाए तब तक कि ये ऐसे ही होते रहता है। जैसे कि किशमिश को हम लोग अगर पानी में डुबाते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, फूल जाता है, फूल जाता है पानी में डुबाने के बाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है, इसको बोलते हैं अंतः परासरण। क्या बोलते हैं, अंतः परासरण। इसमें क्या होता है कि जो जल है, पानी है ना, पानी को अधिक मात्रा में लिया जाता है और इसमें क्या है, एक सेल या फिर कोई भी किशमिश वगैरह डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, जो पानी का अधिक सांद्रता है, पानी के निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। गति करने के बाद क्या होता है कि पानी जो है इसके अंदर घुस जाता है, घुसने के बाद ये हो जाता है, फूल जाता है। कैसे हो जाता है, ऐसे फूल जाता है, सब फूल जाता है ना। इसको बोलते हैं फूल जाता है। और ये जो है पानी इसके अंदर जा रहा है ना, तो इससे क्या हो गया, ये जो है फूल गया। क्या हो गया, फूल गया। तो इसी को बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, एक्सोस्मोसिस ये भी देख लो, एक्सोस्मोसिस यानी कि बाह्य परासरण। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग लेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या लिए थे हम लोग, पानी लिए थे, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन लिए थे इसमें बताओ, कौन सा लिए थे, हाइपोटोनिक वाला। हाइपोटोनिक यानी निम्न सांद्रता वाला। इसमें क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अधिक सांद्रता वाला, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो। सॉल्यूट यानी कि विलय की मात्रा ज्यादा हो, अधिक सांद्रता वाला सॉल्यूशन लेंगे, है ना। सॉल्यूशन यानी कि विलयन लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, किशमिश को, फूला हुआ किशमिश, सॉरी अंगूर, अंगूर को डालेंगे। किसको डालेंगे, अंगूर को डालेंगे। अंगूर क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद इसका जो पूरा पानी है वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। इसका जो पानी इसमें सबसे ज्यादा है और बाहर में पानी कम है ना। तो इसमें क्या होगा, जो पानी है अंगूर के अंदर से बाहर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे किशमिश बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण। कहा इस बाह्य परासरण इस कारण बोलते हैं क्योंकि ये अंगूर के अंदर से पानी को बाहर निकाल रहा है और इसमें क्या हो रहा है, किशमिश के अंदर पानी अंदर जा रहा है, इस कारण इसको अंतःपरासरण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन यानी कि विसरण और परासरण के बीच में अंतर। इसमें देखते हैं विसरण में पहला पॉइंट क्या दिया है, किसी भी
अणु की गति होती है, कोई भी अणु की गति होती है। और परासरण में क्या होता है, पहला पॉइंट, जल के अणुओं की गति होती है, ठीक है। अब विसरण में क्या होता है, झिल्ली आवश्यक नहीं होती, इसमें क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है परासरण में, ठीक है। गैस एवं द्रव दोनों में होता है, ये किस में होता है, गैस द्रव सब में होते हैं। और ये जो है केवल द्रव माध्यम में होता है, ठीक है। परासरण जो है द्रव्य माध्यम में होता है। विलेय एवं विलायक दोनों गति कर सकते हैं, है ना। और इसमें सिर्फ कौन सा गति करता है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, इसमें दोनों गति कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गति कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। यदि विलयन की ओर इतना दाब लगाया जाए कि जल का प्रवेश रुक जाए तो वह दाब ही परासरण दाब कहलाता है। अभी जो बताया था ऐसे एक मेम्ब्रेन वाला, अभी देखेंगे वही वाला एग्जांपल। इसमें क्या है, सघन विलयन का परासरण दाब अधिक होता है। सघन विलयन यानी कि कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसका परासरण दाब अधिक होता है ना। अब क्या हो गया कि जैसे कोई कंसंट्रेटेड विलयन है ना, ऐसे कंसंट्रेटेड विलयन है, तो ये क्या करेगा, परासरण होने देगा क्या, नहीं होने देगा। बहुत, इसके लिए भी अगर परासरण करने के लिए किसमें, किसी दूसरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। विरल विलयन का परासरण दाब कम होता है ना। विरल विलयन यानी कि जो निम्न सांद्रता वाले विलयन होते हैं उसकी परासरण दाब कम होती है। जैसे अचार को नमक डालकर सुरक्षित करना, अचार में नमक डालते हैं ना, नमक क्या है, कंसंट्रेटेड है। अब क्या करेगा, वो जो पानी रहेगा, है ना, आम का, उसको बाहर निकाल देगा, आम के पानी को बाहर निकाल देगा, तो ये क्या रहेगा, इसमें बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। अगर बैक्टीरिया आएगा भी तो उसके अंदर पानी को जो निकाल देगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अचार को सुरक्षित रखते हैं। मांस व मछली का संरक्षण करना, मांस एवं मछली का संरक्षण, है ना, ये सब इसी में आएगा। इसी को इंग्लिश में देखते हैं, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, मूवमेंट वाटर स्टॉप्स, है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। वैसे डाइल्यूट या निम्न सांद्रता वाले लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से दिखाते हैं। प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स यूजिंग सॉल्ट, ये अभी बताया था, प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड मीट। इसका जो फॉर्मूला है वो है परासरण दाब निकालने का, पाई इक्वल टू ICRT, जिसमें कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है, R गॉस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। आगे देखते हैं, यही वही वाला एग्जांपल। ये देखें, यहाँ से पानी जो है अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, क्या लगा है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या सुक्रोज सोल्यूशन भरा हुआ। अब क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा प्रेशर लगाए इसमें, तो क्या हुआ कि जो पानी का जो बहाव था वो कट हो गया। कैसा हो गया, कट हो गया, यानी पानी अब अंदर की ओर नहीं जा पा रहा, न यहाँ से पानी बाहर नहीं आ पा रहा। तो क्या हो रहा है, परासरण जो है, परासरण इससे क्या हो गया, रुक गया, परासरण क्या हो गया, रुक गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब, इसी को बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। आगे देखते हैं, सेम चीज यहाँ पर भी बताया गया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, अब देखते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर या मूल दाब, मूल दाब मिट्टी से जल के लगातार अवशोषण के कारण जड़ों में उत्पन्न धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर कोई ऐसे जड़ है ना, ऐसे जड़ है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जड़ है, क्या है, जड़ या रूट, जड़ है ना, जड़ है। इसको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे, है ना। यहाँ पर ऐसे एक ठोक एपिडर्मिस का लेयर, और यहाँ पर ऐसे सब सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स सेल, है ना। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम। अब क्या होता है, मिट्टी से जल लगातार अवशोषण के कारण जड़ों में उत्पन्न धनात्मक दाब। अब ये क्या है, मिट्टी में है ना, मिट्टी में है। अब मिट्टी में पाया जाता है जल और खनिज, तो ये क्या करता है, जो जल है उसको अवशोषित करता है। जो रूट का हेयर है या रूट का जो एरिया है जहाँ से अवशोषित होता है, उस एरिया से, रूट हेयर से, है ना, क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर उत्पन्न होता है जो पानी को आगे ले जाने का काम करता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर, धनात्मक दाब उत्पन्न होता है जो पानी को आगे ले जाने का काम करता है। आगे ले जाता है ऐसे करके, और या फिर सेल के थ्रू ऐसे करके, और जाइलम फ्लोएम तक इसको पहुंचाता है। फिर ये पूरे प्लांट में पहुंचाता है इसको, प्लांट में, है ना, हर एक जगह पे। तो उसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर यानी कि मूल दाब, है ना। जड़ों द्वारा अवशोषित जल जाइलम द्वारा दाब उत्पन्न करता है, जिससे जल ऊपर की ओर जाता है ना। वही अभी जो चीज बताया, रात में अधिक प्रभावी होता है, रात में अधिक प्रभावी होता है ना। क्यों, क्योंकि उतने टाइम ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होते रहता। तो क्या करता है कि जो रूट, जो जड़ है, वो लगातार ये प्रेशर को बनाए रखता है ताकि पानी ऊपर तक पहुंच सके, है ना।
रसारोहण यानी गटेशन में सहायता करता है, गटेशन उत्पन्न करता है। गटेशन क्या होता है ना, ये लिखा हुआ भी है, पत्तियों के किनारों से जल के बूंदों के रूप में निकलना गटेशन कहलाता है। आप लोग सुने होंगे कि जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि सवेरे सवेरे मस्त घास में जो है पैदल चला करो नंगे पैर, है ना, नंगे पैर कैसे पैदल चला करो। तो इसमें क्या होता है, यही होता है, गटेशन हुए रहता है पौधों में। क्या हुआ रहता है, गटेशन हुए रहता है पौधों में, जिसके कारण पत्तियों के किनारे जल के बूंद निकले हुए होते हैं। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये जो जल की बूंदें होती है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना, तो हमारे लिए भी वो फायदेमंद होते हैं। इस कारण नंगे पैर चलने के लिए बोलते हैं। तो जो पत्तियां होती है ना, उसमें नाइट में क्या होता है कि ऊपर की ओर जब प्रेशर बना के निकलते रहता है जो पानी जो है ना, तो पत्तियों में ऐसे बूंद के रूप में ऐसे स्टोमेटा द्वारा ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे निकले रहते हैं। जो ये पानी है, जल की बूंदे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गटेशन। क्या बोलते हैं, गटेशन। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। रूट प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। का मतलब कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब कि लगातार जो है पानी का अवशोषण होते रहता है जड़ के द्वारा। इस कारण इसमें पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है जो जल को आगे भेजने का काम करता है, उसी को रूट प्रेशर या मूल लाभ कहते हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट क्रिएट्स प्रेशर दैट पुशेस वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम। रूट प्रेशर के कारण ही जो जाइलम से पानी ऊपर की ओर जाता है। मोर इफेक्टिव इन अ नाइट हेल्प इन एसेंट इन ऑफसेट। एसेंट ऑफसेट यानी कि ऊपर की ओर भेजने में हेल्प करता है। एसेंट ऑफसेट यानी कि ऊपर की ओर भेजने में हेल्प करता है कौन, रूट प्रेशर, पानी को। कॉज गटेशन लॉस ऑफ वाटर ऑफ ड्रॉपलेट लीफ मार्जिन ड्यू टू रूट प्रेशर। लीफ के मार्जिन में पानी की बूंद के रूप में ऐसे आना, है ना, वाटर ड्रॉपलेट का लॉस होना, लॉस होना, ठीक है, लॉस होना क्या कहलाता है, गटेशन कहलाता है। ये सेम बना हुआ है, यहाँ से पानी क्या है, दो तरह से जाएगा, ये पेसिव साइड से और ये सेल से होते हुए एक्टिव साइड से। तो ये क्या करता है, ऐसे एसेंट ऑफ शेप बनाता है, शेप बनाता है ना। इसमें दो तरह का फोर्स लगता है, एसेंट ऑफ शेप बनाता है और जाइलम फ्लोएम तक ले जाता है, और फिर ये पूरा ऊपर की ओर पानी को भेजता है, जिससे हर एक पार्ट में पानी, हर एक पार्ट में प्लांट के पानी पहुंच जाता है। ये सबसे ज़्यादा नाइट में होता है, और है ना, इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप क्या बोलते हैं इसको, एसेंट ऑफ शेप, एसेंट ऑफ शेप या रसारोहण, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रसारोहण में हेल्प करता है। देखो ये क्या है, गटेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, है ना, इसी को बोलेंगे हानि, पानी जल का हानि, कैसे, पानी के बूंदों के रूप में, जल के बूंदों के रूप में, जल का हानि बूंदों के रूप में, जल का हानि कैसे, बूंदों के रूप में, इसको क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गटेशन या गटेशन, ठीक है, ये बोलते हैं। आगे देखते हैं यही सेम चीज कैसे जाता है। अब देखते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब प्लाज्मोलिसिस है जीव द्रव का कुंचन बोलते हैं। जब पादप कोशिका को सघन विलयन, सघन विलयन यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शक्कर वाला सॉल्यूशन किसी में भी रखा जाता है, तब जल परासरण द्वारा कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है, इसे जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है ना। तो इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक हो, वैसा वाला सॉल्यूशन लेते हैं सघन विलयन। और सघन विलयन नमक या प्याज की झिल्ली को रखना, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, है ना, प्लाज्मोलिसिस क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि ये कोई, जैसे कि एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस पढ़े थे हम लोग, है ना, जिसमें क्या होता है, कोई ऐसे हम लोग सेल रखें, क्या रखें, सेल, कोशिका रखें, है ना, कोशिका रखें यहाँ पर, ये इसके केंद्रक है, वैसे कुछ कुछ ऑर्गेनेलिस भी है। अब क्या है, इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें। कैसे में रखें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी सांद्रता इस कोशिका की सांद्रता से अधिक हो। ये इसकी सांद्रता कैसी होनी चाहिए, कोशिका की सांद्रता से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए, किसकी सांद्रता, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की सांद्रता या अधिक सांद्रता सॉल्यूशन का, उच्च सांद्र सॉल्यूशन या उच्च सांद्र विलयन, है ना, इसका जो सांद्रता है कोशिका की सांद्रता से अधिक होना चाहिए। तब कोशिका से जो पानी जो रहेगा, ऐसे जो कोशिका के अंदर पानी भरा रहता है वो बाहर की ओर चले जाता है। क्या होता है, कोशिका की जो पानी होता है, जो जल होता है, जल क्या होगा, परासरण होगा। अब जल कहाँ जाएगा, जल
अपने अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, है ना। जल अपने अधिक सांद्रता से जल जो है अपने निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो क्या होगा, सेल जो है, कोशिका जो है ऐसे सिकुड़ जाएगा। कोशिका क्या हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, है ना, ऐसे सिकुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया कैसे होती है, जब इसमें होता है क्या, एक्सोस्मोसिस। कैसा होता है, एक्सोस्मोसिस या बाह्य परासरण। कैसा प्रोसेस है ये, बाह्य परासरण होता है तब होता है ये प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस यानी कि वही जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है, तो जल पुनः कोशिका में प्रवेश कर जाती है और कोशिका अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती है। इसी को पुनः इस परिस्थिति यानी कि डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ये कोई हो गया और यहाँ पर ऐसे जल है, पानी में ऐसे डाल दिया और कोशिका को ऐसे डाल दिया, है ना। कोशिका ऐसे, ऐसे वाला कोशिका को जिसमें पानी अभी नहीं। अब इसमें क्या होगा, पानी बाहर सबसे ज्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा कोशिका में, है ना। बाहर से कैसे जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोले थे, एक्सोस्मोसिस बोले थे, सॉरी एंडोस्मोसिस बोले थे। अब क्या हो रहा है, कोशिका के अंदर जा रहा है पानी, तो एंडोस्मोसिस यानी अंतःपरासरण बोलते हैं इसी प्रक्रिया को, है ना। तो ये क्या हो रहा है, जो कोशिका है वो फूल जाएगा। कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, तो अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर केंद्रक वगैरह दुनियादारी सब आ जाएगा जो इसके सेल ऑर्गेनली है। तो ये क्या हो गया, सिकुड़े हुए से फूल गया। क्या हो गया, फूल गया। ये क्या हो गया, फूला हुआ और ये सिकुड़ा हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीप्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस या पुनः परिस्थिति। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, पानी बाहर निकल गया और ये सिकुड़ गया, है ना। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वही का वही रहा, फ्लैसिड, यानी कि ना कोई पानी अंदर आया, मतलब पानी अंदर भी आया, पानी बाहर भी निकल गया, बार बार यही प्रक्रिया हो रहा है। तो ये समान है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, इसको फ्लैसिड बोलते हैं। टर्जिड, टर्जिड यानी कि फूला हुआ होना, टर्जिड यानी कि फूला हुआ। अब ये क्या होता है, पानी जो है इसके अंदर आता है, पानी जो है इसके अंदर आता है, तो क्या हो जाता है, सेल जो है फूल जाता है। इसको रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। देखते हैं आगे, सेम चीज यहाँ पर भी लिखा है। प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस अभी समझा चुका हूँ आपको। इम्बिबिशन या अभिशोषण बोलते हैं। अभिशोषण क्या होता है, जैसे कि कोई दरवाजा है ना, कोई लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी का टुकड़ा क्या हो जाता है, जब इसमें पानी पड़ता है, क्या पड़ता है, पानी। जैसे कभी कभी टेबल में देखना पानी पड़ता है ना, तो टेबल का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग जो है ना ऐसे फूल जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर फूल जाता है ऊपरी भाग, जो क्या हो जाता है, ऐसे फूल जाता है। तो इसी का अधिशोषण यानी कि इसमें जो है पानी का शोषण हो गया, अवशोषण हो गया, अवशोषित कर लेता है पानी को, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अभिशोषण। जल इसमें ही कोलाइड पदार्थ द्वारा, है ना, यानी कि जो जल को, यानी कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक यानी कि जो जल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, जल को क्या करता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ, जल को आकर्षित करता हूँ, जल को क्या करता हूँ, आकर्षित करता हूँ, है ना। ऐसे कोलाइड पदार्थ द्वारा जल को अवशोषित करके, जल को क्या करके अवशोषित करके फूलने की प्रक्रिया, फूलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है सूखे बीजों का पानी में फूलना, जैसे चना वगैरह हो गया, है ना, क्या गेहूं हो गया, है ना। और जो वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों का फूलना, ये भी इसका एग्जाम्पल है, इम्बिबिशन या अधिशोषण का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इसका प्रोसेस। पानी जो है, जो प्लांट्स में कैसे ट्रेवल करती है, पानी जो है ना, पानी जो है ऊपर की ओर कैसे जाती है प्लांट में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं पौधों में जल का अवशोषण। पौधे मिट्टी से मुख्यतः मूल रोम यानी कि रूट हेयर, रूट हेयर द्वारा द्वारा परासरण की सहायता से, यानी कि ऑस्मोसिस की सहायता से, ऑस्मोसिस की सहायता से जल का अवशोषण करती है। जो हेयर, रूट हेयर होती है, ऐसे रूट बना देते हैं यहाँ पर, ऐसे छोटा छोटा सा हेयर बना देते हैं। जो मूल रोम होती है वो क्या करती है, ऑस्मोसिस करती है और क्या करती है, जल को, जो जल को अंदर की ओर ढकेलती है, ऐसे अंदर की ओर ढकेलती है। तो पहला क्या होता है, मिट्टी, पहला प्रक्रिया इसमें क्या है, मिट्टी का जल मूल रोम में प्रवेश करता है। जो मिट्टी का जल हो गया, हम मिट्टी में जो जल हो गया वो क्या करता है, मूल रोम यानी कि रूट हेयर में प्रवेश करता है। पहले रूट हेयर में पहले जाता है, फिर उसके बाद जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाती है। ये कुछ इस तरह से बना देता हूँ मैं। ये रूट हेयर हो गया, रूट हेयर, है ना। ये एपिडर्मिस हो गया, है ना, ये कुछ एपिडर्मिस हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर सेल बना देते हैं, कॉर्टेक्स का सेल है। अब क्या होता है, जो रूट हेयर से ऐसे पानी जाता है, जल जाता है या पानी जाता है, पहले रूट हेयर में जाता है, फिर यहाँ पर से ऐसे ट्रेवल करके सेल,
से सेल, फिर सेल, फिर सेल, फिर ये क्या करता है, ऐसे जाइलम फ्लोएम की ओर जाता है ना, जाइलम की ओर जाता है। तो ये क्या करता है, ऐसे पानी को ऊपर की ओर ले जाता है, फिर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है, फिर यहाँ अंत में जाइलम तक पहुँचता है। जाइलम तक पहुँचने के बाद जाइलम क्या करता है, इसको ऊपर की ओर ले जाता है। और ये जो अवशोषण होता है ना, ये जो अवशोषण होता है वो दो तरह से होता है, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। अब देखो, जैसे ये जल का अवशोषण हुआ यहाँ रूट हेयर यानी मूल रोम में, है ना। तो क्या होता है कि जो ये सेल टू सेल ट्रेवल करता है ना, उसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। किसका रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी यानी कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ना, एनर्जी का। जब हम लोग खाना खाते हैं तभी हमारे अंदर एनर्जी आता है ना। उसी तरह समझ जाओ कि जो प्लांट है उसके लिए एटीपी एनर्जी का काम करता है। तो ये क्या करता है, सक्रिय अवशोषण कहलाता है। जब एनर्जी के द्वारा प्लांट का में पानी का ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय अवशोषण। किसका यूज करके, एनर्जी का यूज करके पानी का अवशोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय अवशोषण बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एनर्जी का यूज होता है। और निष्क्रिय अवशोषण या पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी नहीं लगता या एटीपी नहीं लगता। ठीक है, ये क्या करते हैं कि सेल के बीच में जो स्पेस होता है उस तरह से ऐसे ट्रेवल करता है और जाइलम तक पहुंचता है ना। यहाँ पर दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ऐसे जो बीच में ऐसे स्पेस होता है ना, ऐसे सेल के बीच बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू ये ट्रेवल करता है और जाइलम तक पहुंचता है। इसको बोलते हैं निष्क्रिय या पेसिव ट्रांसपोर्ट, और इसको बोलते हैं सक्रिय ट्रांसपोर्ट, जो सेल सेल में जाता है, सक्रिय या एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। मूल रोम जल का अवशोषण क्षेत्र बढ़ा देता है। जो ये जो रूट है ना, वो जल को जल्दी जल्दी अवशोषित करने में हेल्प करता है, यानी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये देखिए यहाँ पर भी दिया है, ये जो है रूट हेयर है, ये क्या करेगा, पानी को इधर लेगा, किसको लेगा, जल को, और ये जाइलम तक ऐसे करके सेल के द्वारा पहुंचाएगा ऐसे जाइलम तक, है ना। या फिर ये क्या करेगा, ऐसे आएगा और जो जो स्पेस दिख रहा है उस स्पेस से ऐसे जल को पहुंचाएगा और जाइलम तक ले जाएगा, ऐसे दो टाइप का। तो ये वाला क्या हो गया, सक्रिय अवशोषण यानी कि सक्रिय अवशोषण यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये क्या हो गया, पेसिव पेसिव एब्जॉर्प्शन, है ना, पेसिव एब्जॉर्प्शन या पेसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय, क्या बोलते हैं इसको, निष्क्रिय। ये भी लगभग वही। हाँ, तो फिर ये देखते हैं कि जाइलम में जाने के बाद इसका क्या होता है। देखिए ये क्या हो गया, ऐसे अब अवशोषण तो हो गया, अब ये जाइलम तक पहुंच गया। अब जाइलम में क्या होता है, ऐसे ट्यूब्स बनी होती हैं, ऐसे ट्यूब्स बनी होती हैं, है ना। तो क्या करता है, जो अब पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत पतली पतली सी एकदम जो पाइप टाइप से होती है, इसमें क्या करता है, ऐसे पानी जो है ना अरेंज्ड हो जाता है, एक दूसरे से ऐसे बंध जाता है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे से बंधा होने के कारण लगातार ये ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। क्या करता है, लगातार ऊपर की ओर ट्रेवल करता है, एक दूसरे से बंधा हुआ होने का। और बहुत पतली जो पाइप होती है, जाइलम की बहुत पतली पाइप होती है ना, ट्यूब होती है। अब जो जल और जल के बीच में जो अट्रैक्शन वाला बॉन्ड होता है, जल और जल के बीच में जो आकर्षण होता है ना, जल और जल के बीच में जो आकर्षण होता है उसको उसको बोलते हैं कोहेजन, कोहेजन बल। क्या बोलते हैं उसको, कोहेजन फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेजन फोर्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ससंजक बल। क्या बोलते हैं, ससंजक बल, जिसके कारण जो जल जो है ऊपर की ओर प्लांट में ऐसे जाते रहते हैं, ऊपर की ओर ऐसे जाते रहते हैं। और जो जल, ये जल दिख रहा है, जल और जाइलम के ट्यूब के बीच में जो संबंध होता है ना, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, यानी कि असंजक बल। क्या बोलते हैं उसको, असंजक बल। ठीक है, जो जल और जल के बीच में संबंध होता है उसको ससंजक बल बोलते हैं। ऐसे संबंध यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक टाइप का बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको बोलते हैं ससंजक बल। और जो इन जो जल मॉलिक्यूल और जो पाइप के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं एडहेशन या फिर असंजक बल बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या, इसके कारण क्या होता है, जो पानी जो है ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ताकि सब जगह पर पानी पहुंच सके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग पहुंच गए अब ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। देखो, दो तरह का प्रोसेस होता है प्लांट में पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब दिन में क्या होता है, ऐसे पत्ती होता है, दिन में क्या होता है, जो सूर्य की किरण है वो पड़ती है। पहले रात वाला देख लेते हैं ना। अब ये जो है ऐसे रूट है ना। अब रात को तो सूर्य ऐसे नहीं आता है ना, सूर्य भगवान नहीं आते हमारे। तो क्या होता है कि जो जो रूट है, जो रूट है अपना प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है, रूट प्रेशर लगाती है, यानी कि मूल दाब, अधिकतर मूल दाब लगाती है, मूल दाब लगाती है और ये पानी को ऊपर पहुंचाती है। क्या कराती है, मूल दाब लगा के पानी को ऊपर पहुंचाती है। ये बहुत छोटे प्लांट्स में होता है, वैसे तो छोटे प्लांट्स में होता है ना। तो ये जो मूल दाब होती है वो ऊपर तक इसको पहुंचाती है।
ये कब होता है? नाइट में होता है। ये कैसा होता है? नाइट में होता है मेनली। लेकिन अगर जब सूरज होता है, सूरज भगवान होते हैं, है ना, ऐसे चढ़े हुए होते हैं, तो क्या होता है, जो पानी जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जड़ों के द्वारा जो पानी अवशोषित किया जाता है, उसको, जो पत्ती है, इसमें बहुत सारा रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमेटा, उसके द्वारा वाष्प के रूप में, पानी को वाष्प के रूप में क्या कर देता है? लॉस कर देता है ना, या बाहर निकाल देता है, वाष्प के रूप में क्या करता है? बाहर निकाल देता है, जिसके कारण जो पानी है लगातार ऊपर की ओर आगे बढ़ते रहती है, आगे बढ़ते रहती है, और हर एक जगह पे पानी पहुंचाती है, हर एक जगह पे क्या करती है? पानी पहुंचाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो इसको हम लोग, इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके शब्दों से ही समझ में आ रहा है, वाष्प यानी कि जो जल का वाष्पीकरण होता है, वाष्प उत्सर्जन यानी कि बाहर निकलना, है ना। जो पानी के वायवीय भाग यानी कि जो पत्ती वाला भाग हो गया, तना वाले भाग हो गए, ये वाले भाग से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना है क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह मुख्यतः रंध्रों द्वारा होती है। अब ट्रांसपिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें यह मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है। जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? बायोलॉजिकल प्रक्रिया है ना, फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, बोल सकते हैं। कैसा प्रक्रिया है? फिजियोलॉजिकल या शारीरिक प्रक्रिया है। यह पौधों को ठंडा रखने में सहायता करती है। जब जल बार बार ऊपर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? पौधा ठंडा रहेगा हमेशा, है ना। अब देखिए, ट्रांसपिरेशन के 3 टाइप है मेनली, है ना। ट्रांसपिरेशन कैसे कैसे होते हैं, उसके 3 प्रकार हैं। एक तो होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा या रंध्र, सॉरी, रंध्र, है ना, रंध्र द्वारा होता है पहला तो, ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। दूसरा होता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, और तीसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। रंध्र क्या होता है? स्टोमेटा, जो प्लांट के पत्ते होते हैं, सब पत्ते हो गए, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है या रंध्र पाया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये होता है गार्ड सेल या रक्षक कोशिका बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका। इसके द्वारा जो है पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, वाष्प के रूप में इस छिद्र से बाहर निकल जाता है। इसी को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो पानी का सॉरी, जो सेल प्लांट की जो पत्ती होती है ना, या फिर तना होता है, उसके ऊपरी भाग में क्यूटिकल लेयर पाया जाता है। क्यूटिकल लेयर पाया जाता है या उपत्वचा पाया जाता है। वहां से पानी का, यहाँ से क्रैक जो होता है ना, वहां से पानी का बाहर निकलना, पानी का बाहर निकलना वाष्प के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। उसी प्रकार लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन देखना कभी कभी पौधों में ऐसे जाके कि छोटा छोटा सा ऐसे ना, पीला पीला सा ऐसे छोटा छोटा सा रंध्र बना होता है स्टेम में। किसमें बना होता है? स्टेम या तना में, है ना, तना में बना होता है। रोज गुलाब में जाकर देखना, गुलाब में आपको अच्छा दिखता है। तो इससे जो है पानी का जो जल है, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना। इसमें देखो, जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, उसके बारे में पहले देखते हैं, या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो रंध्र द्वारा जल वाष्प का निकलने का रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगभग 80 से 90% वाष्पो उत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। लगभग 80 से 90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो स्टोमेटा द्वारा ही होता है, रंध्र द्वारा होता है। रंध्र पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, अभी बताएं। ये क्या करता है? जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचते पानी, है ना, फिर उसके बाद मध्य पर्ण से वाष्पित हो जाता है। यहाँ जल वाष्प रंध्रीय गुहा में पहुंचता है, फिर रंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका कार्यविधि कैसा होता है ना। ये एक प्लांट हो गया, मान के चलते हैं, प्लांट में पत्ता, है ना। अब यहाँ पर जैसे जाइलम द्वारा पानी को ऊपर लाया जा रहा है। अब ये मिड रीप यानी कि मध्य पार्ट, है ना, मध्य पार्ट में पहले ऐसे पानी पहुंचता है। अब कुछ पानी क्या हो जाता है? यहीं से वाष्प बन के निकल जाता है ना। अब कुछ क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। वहां तक पानी को ऐसे पहुंचाता है, ऐसे पानी को पहुंचाता है। पानी जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है, और यहाँ पर से ये वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है ना। तो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। वहीं यहाँ पर कार्यविधि के रूप में लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या हो गया? ऐसे क्यूटिकल का बाहरी लेयर होता है, यहाँ पर इसे छोटे छोटे ऐसे क्रैक पड़े होते हैं, क्यूटिकल, है ना, ऐसे दोनों तरफ क्यूटिकल लेयर होता है। ऐसे मीजोफिल सेल होते हैं बीच में, है ना, और ऐसे बीच बीच में क्या होता है? ऐसे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र। यहाँ पर से तो 80 से 90% जो है निकल जाता है। रंध्र से क्या होता है? 80 से 90% जो है पानी वाष्प के रूप में निकल जाता है ना, यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो क्यूटिकल होता है वो बहुत कम,
मात्रा में यहाँ से जो है पानी निकलता है। ये जो क्रैक हो गया ना, वहाँ से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन या फिर उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की उपत्वचा या क्यूटिकल द्वारा जल वाष्प के निकलने का वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ मोमी क्यूटिकल द्वारा होती है, इसमें बहुत कम वाष्पोत्सर्जन होता है। देखिए ये है क्यूटिकल, है ना, ये पहले से मेसोफिल सेल, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, एक वैक्स क्यूटिकल, यहीं से जो छोटा छोटा क्रैक रहता है उसी से वाष्पोत्सर्जन की, और ये स्टोमेटा द्वारा निकलता है ना। देखिए ये है एनाटॉमी, लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। इसको सीधा दिखाता हूँ। ये देखिए जो लेंटिकल्स हैं या छोटे छोटे छिद्र जो दिख रहे हैं ना, वहां पर से पानी का लॉस होता है। पानी का लॉस होता है वाटर वेपर के रूप में, है ना, वाटर वेपर यानी वाष्प के रूप में, यहाँ से वाष्प के रूप में निकलता है पानी, उसी को बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये काष्ठीय तनों में उपस्थित वातरंध्रों द्वारा जल वाष्प का निकलना होता है, उसी को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ दिन और रात दोनों समय में होता है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इसका देखते हैं ट्रांसपिरेशन कैसा होता है। जड़ पहले मिट्टी से जल को अवशोषित करती है, फिर जाइलम द्वारा ऊपर की ओर भेजा जाता है, इसको बहुत बार बता चुका हूँ। जाइलम पत्तियों के माध्यम से मध्य पर्ण कोशिकाओं में पहुंचती है, फिर कोशिकाओं से जल वाष्पित हो जाता है, फिर जल वाष्प रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाती है। इसको हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। लगातार वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी कहते हैं। इसको ट्रांसपोरेशन पूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लगातार पानी ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन पूल, जिसके कारण क्या होता है, हर एक जगह पर जल जो है पहुंच जाता है। क्या होता है, और जो कि हेल्प करता है, हम रसारोहण में हेल्प करता है, एसेंट ऑफ सेट में हेल्प करता है। कंटिन्यूअस ट्रांसपीरेशन क्रिएट सक्शन फोर्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पूल। जो कंटिन्यू ट्रांसपीरेशन होता है उसके कारण एक सक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन पूल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं, जो हेल्प करता है एसेंट ऑफ सेट में, यानी कि पानी को ऊपर की ओर पहुंचाने में। एसेंट ऑफ सेट दिखा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या क्या है? रसारोहण में सहायता करता है, एसेंट ऑफ सेट में हेल्प करता है, पौधों का तापमान नियंत्रित करने में हेल्प करता है, अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है, खनिज अवशोषण में के खनिज अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, रेट ऑफ मतलब ट्रांसपीरेशन को कौन कौन अफेक्ट करता है, जिसमें पहला है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जो वाष्पोत्सर्जन को अफेक्ट करता है या दुष्प्रभाव डालता है उसका। अगर ज़्यादा तापमान हो तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ता है। इससे क्या होता है, इसमें लिख लेते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा, है ना। वैसे अगर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अच्छे से सोचो, ठीक है, ये एक पत्ता हो गया, है ना। अब यहाँ पर पहले से ऐसे ह्यूमिडिटी है, यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पर पड़ भी रहा है कुछ प्रकाश, और यहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो भी रहा है, तो यही ह्यूमिडिटी फिर से मिल जाएगा। अब ये पानी क्या है, इसी में बैठ जाएगा, तो बहुत कम चांस है कि ह्यूमिडिटी के कारण वाष्पोत्सर्जन हो। तो इस कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो ट्रांसपीरेशन कैसा होता है, तो ट्रांसपीरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु वेग, जैसे पानी ज़्यादा जैसे हवा चल रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसे वाष्प बनेगा उसको उड़ा ले जाएगा। क्या करेगा, एयर जो है वाष्प जैसी बनेगा पत्तों के सामने, उसको उड़ा के ले जाएगा। अब उड़ा के ले जाएगा तो क्या होगा, फिर से ट्रांसपीरेशन होगा। तो जितनी बार हवा चलेगा उतनी बार ट्रांसपीरेशन अधिक होते जाएगा। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ रहे हैं, जो बाहर से इफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, वाष्प उत्सर्जन को इफेक्ट करता है। लाइट यानी प्रकाश, लाइट ओपन स्टोमेटा एंड इंक्रीज ट्रांसपीरेशन। लाइट क्या करता है, अब जो स्टोमेटा होती है, जो स्टोमेटा होती है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, जब भी लाइट आती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब ओपन होने के कारण ये क्या करता है, बार बार ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज करता है। ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन को इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है, लाइट। सॉइल वाटर, अगर पानी कम हुआ मिट्टी में तो फिर ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और पानी ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, सिंपल। अब देखते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा तो जल्दी जल्दी, जितना ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। लीफ का एरिया जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा वो ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन होगा। थिक क्यूटिकल, अगर क्यूटिकल का मोटाई ज़्यादा हुआ, ऐसे क्यूटिकल का मोटाई ज़्यादा हुआ तो ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये मोम की बनी होती है और ना पानी को बाहर जाने से रोकती है। जब तक इसमें क्रैक ना हो, छोटा छोटा क्रैक होता है तभी यहाँ से बाहर निकलता है, नहीं तो यहाँ से बाहर निकलना पानी का लगभग लगभग मुश्किल है। कहाँ से, क्यूटिकल लेयर से। अच्छा हाँ, आप लोग सुने हैं कि जैसे हम लोग छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का पौधा, उसको छूते हैं तो कैसे वो एकदम सिकुड़ जाता है ना। तो ये क्या होता है, इसमें ना एक छोटा सा प्रेशर बनता है ना। इसमें क्या होता है, ऐसे स्फीति दाब बनता है, ऐसे दाब बनने के कारण क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। ये कैसे होता है, क्यूटिकल लेयर में ऐसे बन जाता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन क्या क्या है ना। ट्रांसपीरेशन यहाँ से देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन में जल किस रूप में बाहर निकलता है।
तो किसके रूप में बाहर निकलता है? बर्फ के रूप में नहीं, द्रव के रूप में नहीं, तो किसके रूप में निकलता है? वो जल वाष्प के रूप में निकलता है। ट्रांसपीरेशन मेनली अकर थ्रू, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रूट हेयर द्वारा तो अवशोषण होता है, तो मेनली किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। कौन सा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है? कौन सा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है? जो स्टोमेटल, यानी कि यहाँ पर लिखा भी है ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, है ना। मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू, अधिकतम वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बताओ किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा। 80 से 90% किसके द्वारा होता है? 80 से 90% किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। द टाइनी पोर्स, पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्टोमेटा, यानी कि रंध्र। क्यूटिकल द्वारा जल की हानि को क्या कहते हैं? क्यूटिकल, क्यूटिकल द्वारा जल की हानि को क्या कहते हैं? बताओ। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वातरंध्रीय यानी कि लेंटिकुलर, है ना। ये किसके द्वारा होगा? लेंटिकल्स के द्वारा होगा। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जल के लिए कौन आता है? जाइलम, है ना। और फूड के लिए यानी कि खाने के लिए कौन आता है? फ्लोएम, है ना। तो हमेशा जल के लिए जाइलम। वाष्पोत्सर्जन किसमें सहायता करता है? वाष्पोत्सर्जन किसमें सहायता करता है? एसेंट ऑफ सो, रसारोहण में सहायता करती है, ये ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करता है। कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखती है? कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखती है? वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडा रखती है। रंध्रों का खुलना व बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो रंध्र होते हैं ना, ये रंध्र हो गया, है ना, ये स्टोमेटा हो गया, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल या गार्ड सेल, है ना, या रक्षक सेल, रक्षक कोशिका बोलते हैं। अब ये क्या करती है? जो ये स्टोमेटा उसको खुलने या बंद होने में, ऐसे ओपन या क्लोज होने में हेल्प करती है। कौन? गार्ड सेल। कौन सा सेल हेल्प करती है? गार्ड सेल हेल्प करती है। उच्च तापमान सामान्यतः क्या करता है? उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज करता है? ट्रांसपीरेशन को, अभी पढ़े थे। अधिक सांद्रता क्या होता है? हाई ह्यूमिडिटी कॉजेस, अधिक सांद्रता से क्या होता है? अधिक सांद्रता, सॉरी, अधिक आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से क्या होता है? डिक्रीज होता है ट्रांसपीरेशन। कैसा होता है? डिक्रीज होता है वाष्पोत्सर्जन। वायु वेग वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है, क्योंकि वहां पर से जो पानी जो है हट जाता है ना। इसका मोटी क्यूटिकल यानी थिक क्यूटिकल क्या करती है? डिक्रीज करती है ट्रांसपीरेशन को। अधिक रंध्र होने के पर क्या होता है? अधिक रंध्र होने पर ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, मोर ट्रांसपीरेशन, यानी कि अधिक वाष्पोत्सर्जन। जड़ों द्वारा अवशोषित जल के जल ऊपर किसके द्वारा जाता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल ऊपर किसके द्वारा जाता है ना। जल किसके द्वारा ऊपर जाता है? जाइलम के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव किसमें सहायता करता है? वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव होती है या ट्रांसपीरेशन पुल, हम लोग अभी पढ़े थे, ट्रांसपीरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव किसमें सहायता करती है? बताओ। जल के परिवहन में सहायता करती है। कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन कम करता है? कौन सा कारक जो है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन को कम करता है? कौन सा करता है? बताओ। हाई विंड नहीं करता, बढ़ाता है। हाई टेम्परेचर नहीं करता, ये भी बढ़ाता है। हाई ह्यूमिडिटी ये कम करता है वाष्पोत्सर्जन को। ब्राइट लाइट ये भी नहीं करता। कौन सा वाष्पोत्सर्जन दिन रात लगातार होता है? कौन सा वाष्पोत्सर्जन दिन रात लगातार होता है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। पत्तियों पर उपस्थित मोमी परत को क्या कहते हैं? मोम का जो परत ऊपर सबसे ऊपर ऐसे बना होता है, मोम का भी बताया था, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं, है ना। खूब तो अच्छी है क्यूटिकल, ये रहा। वाष्पोत्सर्जन अधिकतम कब होता है? वाष्पोत्सर्जन अधिकतम कब होता है? बताओ। डे टाइम में, जब लाइट रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, तभी तो होगा ना। निम्न में से कौन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? आंतरिक आंतरिक कारक, ह्यूमिडिटी आंतरिक कारक नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है। वायु ये भी नहीं है। लीफ एरिया ये है। टेम्परेचर भी बाह्य कारक है। निम्न में से कौन सा बाह्य कारक है? नंबर ऑफ स्टोमेटा आंतरिक कारक है, लीफ एरिया आंतरिक कारक है, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल आंतरिक कारक है, जो टेम्परेचर है वह बाह्य कारक है। पौधे में जल की हानि मुख्यतः कहाँ से होती है? पौधे में जल की हानि मुख्यतः कहाँ से होती है? बताओ। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। फिर मैं अगले क्लास में बता दूंगा आपको, या फिर आप मुझे कमेंट में पूछना। वाष्पोत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? बताओ। स्टोमेटा, रंध्र। खनिज अवशोषण में कौन सहायता करता है? खनिज के अवशोषण में कौन सहायता करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। कौन वाष्पोत्सर्जन सबसे कम मात्रा में होता है? कौन सा वाष्पोत्सर्जन सबसे कम मात्रा में होता है? लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर दोनों। सबसे कम मात्रा में होता है क्यूटिकुलर, क्योंकि ये मोम की बनी होती है और क्रैक से बाहर निकलता है, इसमें फिर भी छिद्र पाया जाता है। सबसे कम किसमें होता है? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन या उपतचीय वाष्पोत्सर्जन। विच सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड कंट्रोल स्टोमेटा, कौन सी कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती है और रंध्रों को नियंत्रित करती है? तो हमारी रक्षक कोशिका क्या करती है? रंध्रों को नियंत्रित करती है।
30वां नंबर का क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है, खाली स्थान प्रक्रिया है, बताओ। फिजिकल प्रोसेस है, सॉरी फिजिकल प्रोसेस नहीं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? शारीरिक क्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? शारीरिक, अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़े थे, शारीरिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक कैसा प्रक्रिया है? फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।